तो आज इस लेक्चर में जो टॉपिक अपन लेने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस इसमें आ भी सकते हैं एमसीक्यूज आपके पेपर में, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो फर्स्ट जो टाइप है वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप वो क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डायम ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डेवलप करते हैं वीक मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं इनसे हम फेमिलियर हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है, एक तो वीक मैग्नेटाइजेशन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है आपको, क्या होगा, वीक मैग्नेटाइजेशन होता है। और दूसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। Now these substances are weakly repelled by magnets and tends to move from stronger to weaker magnetic field। आगे जाके मैं इसका डिटेल्ड अपन डिस्कशन करेंगे कि ये सब पॉइंट्स आए कहां से, रीजन क्या है इन पॉइंट्स का। ठीक है, तो अभी तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या ध्यान, मतलब हमें लर्न करना है, ध्यान रखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनमें वीक मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, वीक मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है और ये जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नाउ दीस सब्सटेंसेस आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेट्स। ये एक और इंपॉर्टेंट है कि ये जो होते हैं वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेट्स के पास अगर इनको लाया जाए तो वीकली रिपल्ड होंगे, स्ट्रांगली नहीं होंगे रिपल्ड। ठीक है, एंड टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हम अभी देखेंगे आगे कि क्यों ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वहां क्यों जाते हैं ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, एग्जांपल्स जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या है, बिस्मिथ है, कॉपर, लीड, जिंक। ठीक है, टीन, गोल्ड, सिलिकॉन, है ना, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो एटलीस्ट ये एग्जांपल्स तो आपको ध्यान रखने ही है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, so again I am repeating that what are the diamagnetic substance. Diamagnetic substance are those in which the the weak magnetization is developed. Weak magnetization developed होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। ठीक है, वीकली रिपल्ड होते हैं ये मैग्नेट से। ठीक है, एंड दे टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर से कहां मूव करती है, वीकर की तरफ। और ये एग्जांपल्स है जो हमें ध्यान रखने। ठीक है, आगे अगेन आई एम सेइंग दैट वी विल स्टडी इट इन डिटेल कि ये सारे पॉइंट्स कहां से आए, आगे हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो डी पॉइंट देखते हैं, यानी सेकंड जो टाइप है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस इन विच डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो इसमें भी जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, वीक है ना। इसमें भी वीक मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही थी, इसमें भी वीक मैग्नेटाइजेशन WE है ना, इसमें भी वीक मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहाँ क्या हो रहा था, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, यहाँ क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा। दीज सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। अगेन यहाँ देखो, यहाँ वीकली रिपल्ड था, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस थे वो क्या थे, वीकली रिपल्ड हो रहे थे। ये क्या होंगे, वीकली अट्रैक्टेड by the magnets and tends to move from weaker to stronger magnetic field region, weaker to stronger। और यहाँ क्या क्या हो रहा है, देखो, move from stronger to weaker magnetic field region। ठीक है, उल्टा हो रहा है सर, उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गर से वीकर क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी उल्टा हो रहा है ना। यहाँ पर वीकली रिपल्ड, ये रिपल कर रहा था और ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो कोई मैग्नेट किसी दूसरे को, सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जब वो उसकी तरफ आएगा तो वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन में तो आएगा नहीं आएगा। अगर अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट किसी को दूसरे सब्सटेंस, हाँ सर, तो वो तो वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन में तो आएगा। तो ये क्या कर रही है, वीकली, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। तो वीकली अट्रैक्टेड मतलब वीक रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। जबकि जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या है, वीकली रिपल्ड हो रहा है। वीकली रिपल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना उसके अंदर, वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है ना। देखो काफी
अच्छे से आपको ये आ जाएगा। वो टेबल आप ऐसे रटने लगे तो वहां आप भूल सकते हो, इसमें नहीं भूलोगे आप। इसके अंदर दोनों में वीक मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो रहा है, जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वीक ही मैग्नेटाइजेशन है, बट जो हो रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरफ हो रहा है वो, ठीक है ना। तो ये तो क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर रख दिया आपने मैग्नेट के पास, तो मैग्नेट क्या करेगा, उसको वीकली अट्रैक्ट करेगा। जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया मैग्नेट के पास, तो वो उसको क्या करेगा, वीकली रिपल्ट करेगा। वीकली रिपल्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जाएगा। ये तो बड़ा अंडरस्टैंडिंग सी बात है ना। और अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो वीकर जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, उसे स्ट्रॉन्गर की तरफ वो आएगा। तो ये जो है डायमैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स देख ले कौन कौन से सब्सटेंसेस है। तो मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, सोडियम, कॉपर, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। और दोनों के ही अंदर आपने देखा कि भाई चलो ठीक है, एक तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कर रहा है, और एक के अंदर जो हो रही है मैग्नेटाइजेशन वो क्या हो रही है, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो रही है। पर फिर आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, ठीक है। इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो वीक वीक नहीं होगा, वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। किसके अंदर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। जो निकल कोबाल्ट आयरन की अपन बात कर लेते हैं, वो निकल कोबाल्ट आयरन सारे के सारे क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आ गई कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आपने आयरन निकल कोबाल्ट को मैग्नेट के पास ले गए, तो मैग्नेट क्या करेगी, उसको फटाक से अट्रैक्ट कर लेगी, नहीं कर लेगी, बताओ, करेगी नहीं करेगी। स्ट्रॉन्ग हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो फटाक से अट्रैक्ट कर लेगी उसको, ठीक है। तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रटना पड़े, और अभी और आगे समझ में आएगा। तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स एंड टेंड्स टू मूव फ्रॉम, ऑब्वियसली वीकर से स्ट्रॉन्गर में ही आएगा। सर इनका मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन में या कुछ उससे कोई फर्क नहीं है क्या? वो अपन करेंगे ना स्टडी, क्यों क्यों इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा क्यों हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है। पैरामैग्नेटिक में ऐसा क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटाइजेशन विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसका अपना फेरोमैग्नेटिक का अपना कॉन्सेप्ट है, डोमेन थ्योरी है, वो मैं भी अभी आपको आगे बताऊंगा डोमेन थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना। तो फेरोमैग्नेटिक का अपना केस है। ऐसे इस तरह से आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और इनको आपको यहाँ तक का ये पॉइंट समझ में आए नहीं आए, ठीक है, हाँ तो सर, आ ये गए। बात, ठीक है ना। अब हम जो पॉइंट्स आपने यहाँ स्टडी करे ना, इन्हीं को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अपन कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। काफी सारों के जवाब तो आपको यहाँ मिल ही गए होंगे। और वो क्यों मिले, क्योंकि आपको पता है कि एक तो वीक मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसका प्रोड्यूस हो रहा है वीक मैग्नेटाइजेशन इसमें। और वो जो वीक मैग्नेटाइजेशन वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लगाते हैं, क्योंकि अब आप इन टर्म से फेमिलियर हो कि भाई जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपन लगाते हैं वो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाती है। अब वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करेगी, इसमें जो है प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो अब ये जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है वो अपोजिट में क्यों है, डायमैग्नेटिक में, और पैरामैग्नेटिक में उस डायरेक्शन में क्यों है, ये जवाब अपन ढूंढते हैं। क्योंकि अगर ये पहली लाइन का आंसर आ गया, तो बची हुई जो 2-3 लाइन है उसमें लिखी हुई है, आपके यहाँ मेंशन है, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको आई थिंक रटने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको ये पता है कि भाई वीक मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो आगे की 2 लाइनें तो ऑलरेडी आपको आ जाएगी समझ में, है कि नहीं। क्लियर है ना बात। हाँ सर। चले अब देखो, अब इसका अगर अब अपन इन क्वेश्चंस जो अपन ने रेज करे हैं, इन क्वेश्चंस के जो है हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे इसके आंसर्स हैं, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो है पॉइंट क्या है कि इन एटम्स और इन एटम्स ऑफ सम मटेरियल्स लाइक बिस्मुथ, कॉपर, लेट द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट। सबसे बड़ी बात है कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब पता है या नहीं पता, ये बताओ।
मैग्नेटिक मूवमेंट समझ में आता है ना आपको? मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट qm into 2a। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है नहीं ऑर्बिट, IA सर। सुनो मेरी बात, एक सेकंड ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तो जब वो घूम रहा है तो क्या वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी? क्या ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह वर्क करेगा? बोलो यस और नो। करेगा? ऑब्वियसली आपने लर्न करा है ना, एक तो हाँ लूप सर। स्टडी करा है, बार मैग्नेटिक स्टडी करा है, उसके बाद ये एटॉमिक वाला भी स्टडी करा है हमने कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट विल प्रोड्यूस द डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन यूज करेंगे भाई, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादा रिवॉल्व होता है और उस वजह से उसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि इन एटम्स of some material like this magnetic movements due to different electrons cancel out। ठीक है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हो रही है, क्योंकि उसी की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और उसी की वजह से क्या होगा, जो है एक आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा, वो मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा और उससे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करे, कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों हो जाता है? इन सच एटम्स इलेक्ट्रॉन्स occurs in pair with one of them revolving in clockwise and the other is anti-clockwise around nucleus, so net magnetic moment of atom becomes zero। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, पेयर में होते हैं, उन पेयर में इस तरह से होते हैं कि भाई एक तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब आप डायरेक्शन निकालोगे उनकी, जब आप उनकी डायरेक्शन निकालोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट्स के डायरेक्शन निकालोगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स की डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी, नहीं आएगी? इधर देखो आप ये वाला डायग्राम देखो, ये इसको और इस वाले डायग्राम को देखो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो, या देखो आप जैसे ये आपका एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आ रही है, क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड आ रही है, तो हाँ सर। क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज कैसे आएगी, अपवर्ड आ जाएगी। अब ये पेयर में, पेयर की फॉर्म में एक साथ है, तो एक साथ है पेयर की फॉर्म में, तो इक्वल एंड अपोजिट डायपोल मूवमेंट है, तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। डायरेक्शन निकालने की जरूरत, बताने की जरूरत, ये क्या आता है ना सर आपको, ये डायरेक्शन डाउनवर्ड कैसे आई? लगा दो सर ना, मतलब फोर्स कैसे ले। अपवर्ड आ रही है ना सर, अरे भाई हाथ एक घुमा में, के तो। हाँ तो ये तो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, करंट से निकाल रहे होगे ना आप तो, अच्छा हाँ हाँ सॉरी ये सर, तो इलेक्ट्रॉन है वो ना, तो उल्टा है करेंगे ना? ना। हाँ उल्टा करो। आई बात समझ में, आता है आपको ये? ठीक है, यस सर। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है, अभी इस केस में तो जो है भाई नेट जो है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गई, किसी एटम के अंदर क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जिसको कि अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, देखो ये डाउनवर्ड से, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। तो जैसे ही आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जैसे ही आपने ये लगाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने से होगा क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो देखो इन दोनों ही केसेस में, जो दो केस अपन ने बनाए हुए हैं, इन दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन है, तो एक के केस में तो वो क्या करेगा, एक के केस में तो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा और दूसरे के केस में वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो रिवॉल्विंग की डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है दोनों के अंदर, है कि नहीं? कर लोगे? हाँ सर। एक में तो क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा और एक में वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा आगे देखो आप, है ना? तो एक में तो वेलोसिटी इंक्रीज करा एक इलेक्ट्रॉन में, दूसरे इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी को डिक्रीज करा, तो क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन में तो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, एम प्लस डेल्टा एम हो गया, और दूसरे में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम माइनस डेल्टा एम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन से भी आप निकाल सकते हो, बट डायरेक्शन यानी जो डायरेक्शन रूल है अपना, उससे भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो लेफ्ट हैंड रूल लगा के। और वैसे भी सीधी सीधी बात है कि भाई जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है, रिवॉल्विंग की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ सर। तो इफेक्ट भी अपोजिट ही अपोजिट आएगा, अलग अलग ही आएगा दोनों, एक का उल्टा दूसरे में आएगा, है कि नहीं? हाँ क्लियर सर। बात है ना? तो एक का अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एम प्लस डेल्टा एम हो रहा है, तो दूसरे का डिक्रीज होगा, एम माइनस डेल्टा एम हो जाएगा। तो अगर इसमें गेन इन नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए, माने कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो एम प्लस डेल्टा एम माइनस एम प्लस डेल्टा एम,
इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो m से m कैंसिल हाँ हो सर, जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा। तो कहने की बात ये आ गई कि भाई जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं लगा रहा था मैं, उस केस में तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी। उस केस में तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी। पर जैसे ही आपने एक्सटर्नल यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने से क्या हो गया, आपके पास गेन इन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया बाय अ पेयर, ऑब्वियसली बाय अ पेयर ये, और वो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एम। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर एक पॉइंट अपन देखते हैं, पीछे चलते हैं। ये जो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एम है, यानी मेरे पास आया ट्वाइस ऑफ डेल्टा एम, ठीक है। ये प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, ठीक है, प्लस का आ रहा हाँ है ना। सर। और ये m प्लस डेल्टा एम, यानी प्लस डायरेक्शन कैसी ले रखी है आपने, अपवर्ड वाली। अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो प्लस है आपकी, समझ रहे हो बात को, अपवर्ड जो डायरेक्शन है वो क्या है, प्लस है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो थी आपकी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो कैसी लग रही थी आपके, डाउनवर्ड थी क्या नहीं थी, देखो है ना, मैग्नेटाइजिंग हाँ सर। फील्ड तो आपके डाउनवर्ड है। और ये जो नेट आप ये लेके आए हो, जो आपने गेन इन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला है, उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो जरा, उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, अपवर्ड आ रही है नहीं आ रही, आ रही है ना, हाँ पर ठीक ऐसा है। क्यों हो रहा है सर, माइनस आनी चाहिए थी ना फिर तो। नहीं नहीं, क्यों, आपने देखो खुद ही ने तो सॉल्व, आपने अपन ने सॉल्व भी तो करा है, देखो ना यहाँ पर निकाला, तो इसमें से इसको माइनस करा, प्लस का आ रहा है, ठीक है ना, कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, हाँ देखो सर, आप। नहीं वो तो समझ में आ गया सर, पर ये जो +2 डेल्टा एम आई ना, ये ऊपर क्यों आई, नीचे की तरफ आनी चाहिए थी ना -2 डेल्टा एम। नहीं नहीं, तो माइनस आता तो माइनस ले लेते अपन नीचे, पर माइनस आ नहीं रहा ना। एक्चुअली अपन इससे, इस ये जो +2 डेल्टा एम आया, इससे मैं ये रिजल्ट बना रहा हूँ, इससे +2 डेल्टा एम का रिजल्ट नहीं बना रहा हूँ। वो जब मैंने गेन निकाला, अगर माइनस आया तो लॉस हो जाता, प्लस में आ रहा है तभी तो गेन है, माइनस आती तो हाँ लॉस हो सर। जाता, नहीं हो जाता है ना। तो अपर डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव में, तो मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ये आपने गेन इन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला है, गेन इन मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा आ रहा है, ऊपर आ रहा है और प्लस का आ रहा है, यानी ऊपर है ऑब्वियसली, प्लस का, ये गेन है तो गेन है, तो वैसे ही प्लस का ही है। आप ये चीज नोट करो, अभी आपके ये आंसर मिलेंगे जो यहाँ इसमें थे, जो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई वो डाउनवर्ड है, और ये गेन इन मैग्नेटिक मूवमेंट अपवर्ड है, यानी इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट, ठीक है। और हाँ मैग्नेटिक सर। मूवमेंट अगर है, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आ रही है, तो मैग्नेटाइजेशन जो था, मैग्नेटाइजेशन जो था, मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटाइजेशन था क्या एक्चुअली, मैग्नेटाइजेशन था क्या, मैग्नेटाइजेशन आपने स्टडी किया हुआ है, वो क्या था, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकाली थी, नहीं निकाली थी आपने, निकाली थी, हाँ सर। ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, और मैग्नेटिक मूवमेंट ही कहीं ना कहीं ये शो करेगा कि भाई जो मेरा सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हुआ नहीं हुआ, या उसको मैग्नेटाइजेशन आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये अभी, अब मुझे क्या पता चल गया, समझ में आ रही है ना पूरी बात। तो देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट से 2 पॉइंट है जो मैंने रेड किए हुए हैं, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप रेज करना। यहाँ देखो क्या है, डायमैग्नेटिक सैंपल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, वो तो खैर मैंने बता दिया, ये वाला पॉइंट देखो, ये देखो, दिस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी जितनी आप मैग्नेटिक फील्ड करोगे इंक्रीज, उतना ही ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इसके क्या अपोजिट है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। हाँ सर। और ये जो गेन इन मैग्नेटिक मूवमेंट है, यही आपके मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन को, किसका मैग्नेटाइजेशन इसलिए कर सर देगा वो आप। डायमैग्नेटिक में वो हाँ अपोजिट बस डायरेक्शन बस, मैग्नेटिक मोमेंट की थी मतलब, हाँ, आप समझे, हाँ देखो, चेंज इन मैग। हाँ जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया है वही इस सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि अपन ऑलरेडी अभी यहाँ पढ़ के स्टडी करके आए थे फर्स्ट पॉइंट में, हाँ सर। अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, समझ में आया क्यों अपोजिट है, ठीक है। हाँ और सर। बाकी के पॉइंट्स तब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि भाई अब, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सैंपल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक वो फील्ड, ये रिपेल क्या हो रहा होता है है, तो दूर जाएगा क्योंकि तो रिपेल हो रहा है, अपने आप घट जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल्ड बाय द मैग्नेट,
and its behavior does not depend on the temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके टेम्परेचर का अपन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पे इफेक्ट देखेंगे। तो ध्यान रखना है कि डायमैग्नेटिक पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके बिहेवियर पे, और क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है या मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी, इस वजह से ये क्या मैग्नेट के पास इसको रखा जाए तो मैग्नेट से क्या होगा, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं क्या होते हैं, रिपल होते हैं। रिपल होते हैं इसलिए ही ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ जाते हैं। आई बात समझ में, सब चीजों का जवाब मिला आपको? ठीक है, हाँ सर। मेरा पर्पस ये था ये सब बनाने का कि आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी और उसको रटना ना पड़े, अदरवाइज यही पॉइंट्स देते तो अपन लर्न कर लेते और फिर शायद भूल भी सकते हैं ऐसे रटेंगे तो। अभी आपको समझ में आ हाँ गई सर, ना उसमें डायरेक्ट दे दिया होगा सर कि डायमैग्नेटिक और उसके एग्जांपल। डायरेक्ट दिया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, एग्जाम्पल तो ध्यान रखने ही है, बिस्मिथ, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये सब आपको ध्यान रखने ही है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। जो पॉइंट लेके अपन चल रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से वो ये लेके चल रहे हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है वो वीक मैग्नेटाइजेशन है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट है, और अपोजिट होने की वजह से जब इसको मैग्नेट के पास रखते हैं तो मैग्नेट इसको क्या करता है, रिपल करता है, और रिपल करने की वजह से ये स्ट्रॉन्गर जो रीजन होता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, उससे कहा जाता है वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ जाता है। आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए इसमें, ठीक है ना। अब अपन आ जाते हैं जो अपना नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है ये अपन को देखना है, ठीक है। तो देखो, अब जो भी अपन स्टडी करेंगे ना तो उसका आपको मतलब उनकी कुछ ना कुछ थ्योरी है, कुछ लॉजिक थ्योरी दी हुई है, वो थ्योरी लर्न करनी है आपको। जैसे एक थ्योरी आपने डायमैग्नेटिज्म के लिए आपने स्टडी कर ली, आ गई आपको। पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्या है, देखो, the atoms of paramagnetic material possess permanent magnetic moment due to the presence of some unpaired electrons। unpaired electrons बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ आ जाऊं तो मैं यहाँ पर मैंने एक चीज स्टडी करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पेयर्ड थे, पेयर होने की वजह से एक क्लॉकवाइज चल रहा था, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बैलेंस हो गया, जीरो हो रहा था। ये हम किसने पढ़ के आए, डायमैग्नेटिज्म में। अब ये कह रहा है कि अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, जो कि आपने एग्जांपल्स यहाँ देखे हैं, इनमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो फिर जीरो नहीं होगा, वो कैंसिल भी नहीं करेगा एक दूसरे को, नहीं करेगा ना कैंसिल, और नहीं कैंसिल करेगा तो उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। क्या होगी, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, समझ में आया? उसके अंदर क्या होगी, एक हाँ सर। परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट तो यहाँ से आपने ले लिया, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक डायपोल्स। एटॉमिक डायपोल्स का मतलब समझते हो? एटॉमिक डायपोल्स क्या होंगे, एटम के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो वो जो डायपोल्स बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एटॉमिक डायपोल्स। समझ में आ गया? और कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस होता है वो खूब सारे एटम्स से मिलकर बना होता है, क्लियर है। तो खूब सारे एटम से मिलकर बना होगा तो खूब सारे एटम से तो खूब सारे एटॉमिक डायपोल भी होंगे, होंगे नहीं होंगे? एटॉमिक डायपोल क्यों हुए, क्योंकि उसमें हाँ सर। परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। सो in the absence of external, ये बात कर रहे हैं, in the absence of external magnetic field the atomic dipoles are randomly oriented due to their ceaseless random motion। यानी वो random motion करते रहते हैं मटेरियल के अंदर, जो एटम्स है वो क्या है, एटॉमिक डायपोल्स है, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, और इस वजह से देयर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन, कोई नेट मैग्नेटाइजेशन उसमें नहीं होती है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ से लेकर आए हो, ठीक है, कि भाई जो पैरामैग्नेटिज्म है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके अंदर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन है, हो ही नहीं हाँ तो पाएंगे। होगा नहीं, तो वहां से वो एक पहले से ही मैग्नेटिक मूवमेंट लेके आ रहे हैं। पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई पहले से मैग्नेटिक मूवमेंट लेके आ रहे हैं तो मतलब कि कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर पहले से ही होगा। तो उसका जवाब आपको सेकंड पॉइंट में मिल गया। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ है कि भाई जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो एटॉमिक डायपोल्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, और इस वजह से कोई नेट देखो
मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड आपने जब भी पढ़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा कोई डायरेक्शन होती है नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अब ये तो रैंडम जा रहे हैं, सबके सब रैंडम जा रहे हैं, जब तक ये अलाइन नहीं हो जाते, एक लाइन से नहीं बन जाते सारे के सारे, तब तक वो कोई मैग्नेटाइजेशन या कोई मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब ये क्या है कि जैसे इसने कह रखा है कि भाई कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं है तो वो रैंडम अपना मोशन कर रहे हैं, और रैंडम मोशन करने की वजह से कोई उनके नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको कि अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं उसको लगाते हैं। क्या करते हैं अपन, कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं वो लगाते हैं, और उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, बी नॉट से। ये क्या लगा रखा है अपन ने, बी नॉट। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बताया हुआ है, बी नॉट इज इक्वल टू 0, बी नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, तो देखो ये सारे के सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, सबके सब क्या है यहाँ पर रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे ही आपने ये लगाई यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसकी डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन होने की वजह से भाई क्या है, उस मटेरियल के अंदर के जो एटॉमिक डायपोल्स है ना, सारे के सारे इसके साथ अलाइन हो गए, सारे के सारे इसके साथ क्या हो गए, अलाइन हो गए। तो जैसे ही सारे के सारे इसके साथ अलाइन हो गए, मतलब इसके अंदर क्या आ गया, मैग्नेटाइजेशन आ गया। और मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन क्या है, बोलो किस डायरेक्शन में है? जो मैग्नेटाइजेशन आया इसको राइट। मैग्नेटाइजेशन इस मैग्नेटिक जो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई थी उसकी डायरेक्शन में है कि नहीं है, उसकी डायरेक्शन में हो गए ना, हाँ लाइन है, ये हाँ एरोज है सर, देखो। उसी के डायरेक्शन में। हाँ ये सारे एरोज हैं ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में एरोज। तो समझ में आई? तो अब जो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, सर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ है, वो मैग्नेटाइजेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई थी ना उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। बोलो पूछो। सर, ये जो अपन कह रहे हैं ये वीक के दोनों डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, पर फिर भी पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा क्योंकि उसमें तो अनपेयर्ड है, तो एक तो हाँ अपोजिट हाँ नेट तो है ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर आप उस सीक्वेंस में रखना चाहोगे तो फेरोमैग्नेटिज्म है, फिर पैरामैग्नेटिज्म है, फिर डायमैग्नेटिज्म, यानी पहले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। यस सर। ये थ्योरी समझ में आई नहीं आई? अब ये थ्योरी हाँ अगर सर, आपको आ गई। यहाँ तक समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक डायपोल्स हैं उन्होंने अलाइन कर लिया अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका मतलब है इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटाइजेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो वहां पर तो अपोजिट आ रहा था, और यहाँ पर क्या आएगा, विद द डायरेक्शन आएगा। और विद द डायरेक्शन आएगा तो इसको अगर अपन मैग्नेट में रख देंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास रखेंगे, तो मैग्नेट इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी कि रिपल करेगी, बोलो। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगी। और ये कैसा मूव करेगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से कहां मूव करेगा, ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ ये मूव करेगा। यही आपको यहाँ पर बताया, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन। समझ में आया? एंड दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। आई समझ में बात? क्लियर है ना, बिल्कुल यस सर। साफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रेड से है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म अपन अभी पढ़ के आए हैं, पीछे ही पढ़ के आए हैं, मैंने ये अंडरलाइन भी करा था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके बिहेवियर पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म में टेम्परेचर का भी रोल है, ठीक है, टेम्परेचर का भी रोल है, और जो आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हो उसका भी रोल है, दोनों का रोल है, ठीक है। वो क्या रोल है, देखो, एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड का रोल तो यहाँ एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरी लो टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आएगा, फेरोमैग्नेटिज्म में भी आएगा, आपको अच्छे से नोटिस करना है इसको कि एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरी लो टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेस maximum when all the magnetic dipole moment align themselves in the direction of magnetic field, and this is called saturation magnetization value। बोलो समझ में आया? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम एस से। सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू पूछा जा सकता है कि भाई सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू क्या होती है। तो क्या होती है सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू? जब सारी अलाइन हो जाए। सारी अलाइन हो जाएगी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड और वेरी लो टेम्परेचर,
ये बड़ा सर ये टेम्परेचर से important। क्यों है, मतलब फर्क टेम्परेचर पड़ता का है? देखो अपन ये एक्सपेरिमेंटली है क्योंकि सब्सटेंस को स्टडी कर रहे हैं ना ये, इसमें कोई थ्योरी या फॉर्मूला आगे जाके उसने लॉ दिया है, पर लॉ भी जो है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ है ना। तो ये जो जगह, ये जो पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट जो मेंशन किया है, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पर निकाला है, ठीक है, कि बहुत हाई हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड पे और लो टेम्परेचर पे जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। और मैक्सिमम वैल्यू क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई सारे के सारे जो ये जो डायपोल है ना, मैग्नेटिक डायपोल, ये अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी इसको बोलते हैं सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। बोलो समझ में आया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हाँ सर। ठीक है, वो पॉइंट्स हो ही गए। अब यहाँ से एक लॉ है क्यूरी का जो हमको ध्यान रखना है, क्यूरीज लॉ, ठीक है, बाकी उधर समझ में आ गया तो ये कोई आपको परेशान नहीं करने वाला है, क्यूरीज लॉ, ठीक है। तो क्यूरीज लॉ क्या होगा, क्यूरीज लॉ क्या होगा भाई, देखो सीधी सीधी बात है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करा, इंक्रीज करोगे तो बढ़िया से अलाइन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हाँ सर। जाएंगे भाई। तो अलाइन हो जाएंगे तो बढ़िया है, अपनी तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी कि घटेगी, बोलो। अच्छे से बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, बढ़ेगी। बढ़िया से अलाइन हो जाएंगे, मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। पर ये सब कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैग्नेटाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, और मैग्नेटाइजेशन क्या होगा आपका, कम होगा। तो रूल बड़ा सिंपल सा है कि जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके मैग्नेटाइजेशन जो है वो किसके डायरेक्टली, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको अपन एच से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, सिंपल सा लॉ है, आराम से पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो तो इसको तो आई डोंट थिंक कि आप भूलोगे, भूल भी सकते हो, ठीक है, पीछे से रूल थ्योरी अच्छे से पढ़ के आ रहे हो आप तो आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो क्यूरी का लॉ यही था कि जो भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, वो मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया, सी लगाया, सी एक कांस्टेंट है जिसको क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं। अब अपन जानते हैं कि भाई ये आ गया m बाय एच, एच क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड, एम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, नहीं कहलाता, होता है ना, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है, आप फॉर्मूले याद कर लिए होंगे आपने, है ना। तो ये होता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो आपको यहाँ से सी बाई टू टी आ गया। ये क्यूरी का लॉ होता है, अब क्यूरी का लॉ तो सी तो कांस्टेंट है, सी अगर कांस्टेंट है तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है मैग्नेटिक मटेरियल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, जिसको की कहते हैं क्यूरीज लॉ, क्या कहते हैं, क्यूरीज लॉ, ठीक है। ये क्यूरी का लॉ कहलाता है। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर है, बात आ रही है समझ यस में, सर। ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने इसका लॉ भी स्टेट किया हुआ है, दैट फार अवे फ्रॉम सेचुरेशन, सेचुरेशन मैंने आपको बता दिया अभी, यार सेचुरेशन क्या होता है, एमएस, ठीक है। ये रहा देखो सेचुरेशन, यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आने वाले हैं आपके, ये सेचुरेशन से डिनोट किया हुआ है एमएस को, ठीक है। तो फार अवे फ्रॉम सेचुरेशन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो क्या कर रखा है। और ये एक और आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट इसमें आ गया कि क्यूरी का लॉ कहाँ पर वैलिड नहीं है, तो क्यूरी का लॉ वैलिड नहीं है बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ एमएस, एमएस मतलब ये रहा सेचुरेशन, ठीक है। जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन के सेचुरेशन रीजन जो है उसके बियॉन्ड ये वैलिड नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फार अवे फ्रॉम सेचुरेशन, सेचुरेशन से दूर जो है वहां पर जो ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। फिर ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा कैसे वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या लिया हुआ है, ये मैग्नेटाइजेशन लिया हुआ है m, और यहाँ पर क्या लिया हुआ है, h बाई टी लिया हुआ है, h आपको पता ही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, टी टेम्परेचर है। ये क्यूरी लॉ का रीजन है, जैसे इसके बियॉन्ड जाओगे, इस एमएस के बियॉन्ड जाओगे तो क्यूरी लॉ फिर वहां पर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वहाँ इंट्रोड्यूस करा था टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, वहां सर के ये जो जो ग्राफ है ये तो इस इक्वेशन पे नहीं बनाना, पर सस्पेक्टिबिलिटी वाले पे। तो आ जाते हैं अपन फेरोमैग्नेटिक पे। फेरोमैग्नेटिक बहुत फेमिलियर होते हैं फेरोमैग्नेटिक से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and they are strongly attracted by magnets and tends to move from weaker to stronger magnetic field, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। तो ये इधर तो आप कुछ दिक्कत है नहीं भूलने की,
और फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है बड़े पॉपुलर है, क्योंकि अब पढ़ते आ रहे हैं मैग्नेट में, बार बार पढ़ ही रहे। आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये गैडोलिनियम एंड अलॉयज लाइक एल्डिको, ये भी याद रख सकते हो आप। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट तो फैमिलियर हो आप इनसे। ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो रही होगी वो विद द डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वही हो रहा होगा। अभी तक तो यही पता चला है हमको, ठीक है। अब इसके अंदर जो थ्योरी आई है वो थ्योरी कहलाती है डोमेन थ्योरी, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म जो है, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है इसके अंदर, उसके लिए जो थ्योरी है उसको बोलते हैं विज डोमेन थ्योरी। विज डोमेन थ्योरी। तो सबसे पहले तो विज डोमेन थ्योरी अपन पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये जो डोमेन वर्ड इसने लिखा हुआ ये क्या है। क्योंकि थ्योरी जो आगे चलेगी उसमें बार बार वो फेरोमैग्नेटिक सैंपल में डोमेन डोमेन की बात करेगा। तो डोमेन आना चाहिए आपको, भाई डोमेन है क्या चीज, डोमेन क्या चीज है ये हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इनके पॉइंट्स उठाते हैं वन बाय वन और क्लियर करते हैं उसको। इन मटेरियल्स लाइक Fe, निकल, कोबाल्ट, है ना, आयरन, निकल, कोबाल्ट, द इंडिविजुअल एटम्स आर एसोसिएटेड विद लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट्स। देखो, लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट्स, कोई बात ही नहीं कर रहा है वो आगे पीछे, वो तो डायरेक्टली कह रहा है कि भैया जो इनके एटम है ना उनके पास क्या है, लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट्स है। समझ में आ रही है बात है? पीछे तो काफी बातें हुई भाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक जगह इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनना। यहाँ तो सीधे उसने कह दिया कि जो ये आयरन, निकल, कोबाल्ट जो ये एटम्स है, इंडिविजुअल एटम्स है, इनके पास क्या लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स है। और ये लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या करते हैं, ये अपने पड़ोसी को जो है, पड़ोसी से रिलेशन जो है वो बना लेते हैं नेबर्स से। देखो, द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ नेबरिंग एटम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अलाइन देमसेल्फ स्पॉन्टेनियसली इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर अ मैक्रोस्कोपिक रीजन कॉल्ड डोमेन। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है कि भाई आयरन, निकल, कोबाल्ट जो होते हैं इनके पास खुद की लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स है, और लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स होने की वजह से ये क्या करते हैं, अपने पास वालों के साथ मिल मिला के क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं बढ़िया से। और आप जानते हैं अलाइन करेंगे जब भी मैग्नेटाइजेशन आने वाला है उसमें, तो वैसे ही वो तो स्ट्रॉन्ग जो है लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स उनके पास, तो और जैसे वो अलाइन कर लेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन वैसे ही आ जानी है उनके पास, ठीक है। पर अभी हम बात कर रहे हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट होते हैं, इनकी जो है लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं। लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स होने से क्या होते हैं कि ये जब इंटरेक्ट करते हैं अपने, इंटरेक्ट करेंगे अपने पड़ोसी एटम के साथ, और इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, खुद को कर लेते हैं स्पॉन्टेनियसली, मतलब फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। अलाइन कर लेते हैं तो वो जो बनता है उसको बोलते हैं डोमेन। अलाइन कर लेंगे, ठीक है, आपको फिगर भी मिल जाएगा इसका बुक्स में, ठीक है, आप वहां देख सकते हो। जो मैक्रो, देखो माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, ठीक है, वो वर्ड है ये। तो मैक्रोस्कोपिक रीजन जो बड़ा सा, और उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे का कर लेते हैं, एक 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 एटम जो है वो अपने आप को कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है डोमेन। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो डोमेन होता है वो डोमेन क्या होता है, तो डोमेन क्या होता है, तो आप ऐसे बोलोगे कि भाई जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इनकी क्या होती है, लार्ज लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती है। लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट्स होने की वजह से ये अपने नेबरिंग जो एटम्स होता है उसके साथ स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं, और अलाइन जो हो जाते हैं उसको बोला, और एक कॉमन डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, उसको जो है वो डोमेन बोला जाता है, ठीक है। तो डोमेन को लेके अपने दिमाग में कि भाई फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन क्या होता है, डोमेन को लेके दिमाग में क्लियर होगी ना बात, डोमेन क्या होता है। जैसे अगर जहाँ डोमेन वर्ड आएगा समझ में आ जाएगा ना कि हाँ भाई डोमेन सर जो कैसे। पैरामैग्नेटिज्म में मैग्नेटाइजिंग फील्ड कर रहा था उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी इनको, मतलब एक हाँ तरह से। वही तो, देखो ना वो तो खुद ही स्ट्रॉन्ग है, खुद ही स्ट्रॉन्ग है, यही तो बात है, ठीक है। पहले हमको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उधर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, को देखा पेयर है कि नॉन पेयर है, ठीक है ना। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई ऑलरेडी लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियसली सारे एटम्स एक कॉमन डायरेक्शन में अरेंज हो गए, डोमेन बन गया, ठीक है। आगे डोमेन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दी गई है, इंफॉर्मेशन है कि भाई ईच डोमेन हैज अ साइज ऑफ अबाउट 1 mm and contains about 10⁻11 atoms। तो ये भी अच्छा इंफॉर्मेशन है जो हमें याद होनी चाहिए कि जो डोमेन होता है उसका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 mm का साइज होता है,
ठीक है। और जो है एटम्स जो होते हैं इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 10⁻11 अबाउट 10⁻11 एटम्स, ठीक है। अब भाई वो तो अरेंज हो गया, अरेंज हो गया तो कैसा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसमें, कैसा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, देखो each domain has a strong magnetic moment and in the absence of external magnetic field these domains are randomly distributed so the net magnetic moment is zero, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, वो उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इनका भी जो डोमेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा, डोमेन, समझ रहे हो, एक एक एमएम के डोमेन है, एक एक एमएम के डोमेन है, एक एक एमएम के डोमेन के अंदर वो 10⁻11 एटम्स हैं जिन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, अलाइन कर रखा है। तो एक मान लो एक डोमेन है उसमें 10⁻11 एटम्स है, उन्होंने अपने आप को अलाइन कर रखा है। एक और डोमेन है उसमें भी इतने ऑलमोस्ट इतने एटम्स है, उन्होंने अपने आप को अलाइन कर रखा है। पर ओवरऑल जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवरऑल जो है वो पैकेट्स कह सकते हो आप डोमेन्स को, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस वजह से जो है क्या हो रहा है, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट दिमाग में बन रहा है ना, इमेजिनेशन मतलब थिंकिंग में तो आ हाँ रही है सर। ना बात, है ना, ठीक है। यस सर। आगे क्या है, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, placed in a magnetic field, all the domain aligned themselves along the direction of field, which results strong magnetization of the material along the direction of the field। तो ये जो लाइन जो हमने अभी करी है ये तो अपने पीछे से चलती आ रही है, पीछे से मतलब जिससे पैरामैग्नेटिक वाला पढ़ा है उसमें भी वही कॉन्सेप्ट था। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाओगे तो वो जो है मैग्नेटिक मूवमेंट्स वो अपने आप को अलाइन कर लेगी। यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट्स सीधे कौन है, डोमेन है, डोमेन उसको अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटाइजेशन फील्ड, ठीक है ना। नाउ दिस इज द रीजन why the ferromagnetic material are strongly attracted by the magnet। पहले यहाँ तक आपको आ जाना चाहिए, ये आया समझ में। ये है विज की डोमेन थ्योरी, ये क्या है, विज की डोमेन थ्योरी है। तो आई थिंक मैंने आज थोड़ा सही से एक्सप्लेन आपको किया है। अब माइंड में इन चीजों में क्या है, माइंड में थिंकिंग बननी चाहिए। जब भी आप देखो माइंड में होता है, हाँ भाई डोमेन है, ऐसे ऐसे बंडल्स टाइप है, वो डोमेन्स के अंदर वहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइंड है और डोमेन सारे आपस में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही एक्सटर्नल में या मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई तो उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड अलाइन कर लिया। तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी प्रोड्यूस होगी, वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक फिर क्लियर ऐसा है? कह सकते हैं क्या कि सर जो पैरामैग्नेटिज्म और ठीक है, अब ये अपना इधर वाला पार्ट पूरा हुआ। हम देखते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर। तो फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो डोमेन्स जो होते हैं वो डोमेन्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। डोमेन्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं, वो जो है उनका रेंडम जो डोमेन्स होते हैं वो रेंडम मोशन करने लग जाते हैं। और देखो इस वजह से क्या होगा, उनकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फेरोमैग्नेटिक सैंपल के लो या मटेरियल के लो, उनकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैंने जस्ट आपको बताइए। एंड एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेटेड, एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जहां पर डोमेन क्या होंगे, डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे एंड फेरोमैग्नेटिक सैंपल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। और जो आपका फेरोमैग्नेटिक जो सर मटेरियल पर है या सैंपल है, रैंडमाइजेशन तो इंक्रीज होगी ना। हाँ तो पर रेंडमाइजेशन तो हो ही गई ना उसकी, और इंक्रीज होगी तो और डिक्रीज होगी मैग्नेटाइजेशन। तो अपन तो चाहते हैं उसको अलाइन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाके। इंक्रीज इंक्रीज हो गई तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, नहीं, पर मैग्नेटाइजेशन तो टेम्परेचर के साथ तो और ज्यादा इंक्रीज होगी ना हाँ तो रेंडमाइजेशन। इंक्रीज ही होगी ना, सही तो है। पर इंक्रीज होगी तो फिर नहीं, वो अपन ने मैग्नेटाइजेशन तो जोड़ दिया है ना सर इसमें, नोट्स में मैग्नेटाइजेशन तो, वर्ड। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। देखो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेंडमाइजेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। रेंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सैंपल। ये मेरे कंप्लीट कर देता हूँ सेंटेंस जो है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन रेंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स, ठीक है। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रेंडमाइजेशन भी जो है वो इंक्रीज होगी,
ठीक है, इंक्रीज हो, देखो रेंडमाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, रेंडमली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो आ ही नहीं रहा ना, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तो जीरो हो रहा है ना, तो देखो ना वो हाँ सेंटेंस का सर। है उसके अंदर, वो सेंटेंस कर लेंगे। देखो रेंडमाइजेशन अगर हो रहा है ना तो मींस का तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट तो जीरो हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन आ ही नहीं रहा, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो रहा है। और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो क्या एक सब्सटेंस वो क्या डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो जो आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही है, वो सेंटेंस का है, हाँ सेंटेंस सर आ देख रही है। लेंगे अपन, हाँ वो आ है ना। गया सर। हाँ तो इसको देख लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। इस पे आप एक टेम्परेचर दिया है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर यहीं से दिया हुआ है, वहां पर इन्होंने बोला है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे कि जो आपके डोमेन्स स्ट्रक्चर होते हैं वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो वो जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, याद रहेगा, क्लियर है, ठीक है। वो जो टेम्परेचर होगा हाँ उसको सर। क्या बोलेंगे अपन, क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे, बस यही बताया हुआ है, टीसी से इसको बताया हुआ है, टेम्परेचर एट व्हिच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। आगे लॉ दिया हुआ है, ये लॉ आपको ध्यान रखना है, ये है क्यूरी-बीस लॉ, ठीक है। तो क्यूरी-बीस लॉ क्या है कि अबोव क्यूरी पॉइंट, है ना, देखो यहाँ पर सी डैश वही एक कांस्टेंट है, और ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये कांस्टेंट है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टी माइनस टी सी के। अच्छा टी माइनस टी सी क्या है, तो टी सी जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है ना, तो ऑब्वियसली आपने टी माइनस टी सी लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव और टी इज ग्रेटर देन टी सी है, तो ये जो टी टेम्परेचर है क्यूरी टेम्परेचर से तो ज्यादा ही हुआ ना, तो क्यूरी टेम्परेचर से जो एक्सेस हाँ टेम्परेचर हो सर। रहा है, क्यूरी टेम्परेचर से जो एक्सेस टेम्परेचर हो रहा है उसके जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये क्यूरी-बीस लॉ कहलाता है। समझ में आया। So, susceptibility of magnetic material of ferromagnetic substance above Curie temperature is inversely proportional to excess temperature above Curie temperature. ठीक है ना, x T minus TC क्या करोगे, TC के इसमें ऊपर, डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाँ डिफरेंस टेम्परेचर के। मतलब क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, जैसे अपन क्यूरी टेम्परेचर की कोई वैल्यू हो उससे ज्यादा जो टेम्परेचर हो रहा है एक्सेस टेम्परेचर जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये आपका कहलाता है क्यूरी-बीस लॉ, क्या कहलाता है, क्यूरी-बीस लॉ कहलाता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ फिर अपन उस टेबल पे चलेंगे, है ना। तो ये है, ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। हमने देखा कि भाई सबसे मैग्नेटिक जो सब मटेरियल्स हैं वो हो गए आपके डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अपन ने फिर ओरिजिन ऑफ, अच्छा इनके एग्जांपल्स देख लिए, फिर ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म देखा, ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म देखा, पैरामैग्नेटिज्म में अपने क्यूरी लॉ स्टडी किया है, ठीक है। और क्यूरी लॉ किया, इसके बाद अपने ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म स्टडी करा, टेम्परेचर के इफेक्ट्स देखे दोनों पे ही, पैरामैग्नेटिज्म में और फेरोमैग्नेटिज्म में, देन क्यूरी-बीस लॉ, ठीक है। तो ये सफिशिएंट मटेरियल है आपके लिए, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है आपको, है ना।